बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स। कैसे हैं जी आप सब? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग गुड टुडे। खुरम शहजाद, निदा खान, उस्मान साहब, खदीजा आरिफ, इंशा, इमरान साहब, आप सब ठीक हैं? यू पीपल आर डूइंग गुड टुडे। ग्रेट, माशाल्लाह। ओके जी। सो हम शाहजहां को ख़त्म करना था और हमने आगे चलना था और डिस्कस करना था औरंगजेब आलमगीर की कहानी को हमने सबमिट करना था। और हम काफ़ी डिटेल से चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर रहे थे, तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो जी, जब भी मैं शाहजहां के बारे में बात करता हूँ तो शाहजहां तो बेसिकली इसका टाइटल था, पर्शियन से जो है वो इसने लिया था। ये नाम तो इसका जो है वो मिर्जा शहाबुद्दीन बेग मोहम्मद खुर्रम था। टेन्योर इसका 1592 से ऑनवर्ड्स 1666 तक जो है वो चलता है। यहाँ तक इसको जो है वो डिस्कस करते हैं, कर चुके हैं। बताया था कि शाहजहां का मतलब क्या होता है, कि किंग ऑफ द वर्ल्ड है। ये भी बता चुके थे कि शाहजहां साहब जो हैं ये वो थे कि जिन्होंने 1628 से लेके हुकूमत शुरू करते हैं और चलते हैं जिस 1658 तक, जब तक कि इनका अपना जो बेटा है वो इनसे हुकूमत छीन लेता है, औरंगजेब आलमगीर, जब इनकी तबीयत खराब होती है। यहाँ से कहानी को आगे लेके चलते हैं। शाहजहां के बारे में चीज़ें मैं बता चुका था कि आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा थी शाहजहां की। शाहजहां के बाद औरंगजेब आलमगीर आया था। लाहौर के अंदर ये जो है वो पैदा हुआ था। मैंने आपको बताया था, ठीक है, मुगल एम्पायर जब चला करती थी पाकिस्तान के अंदर, यानी कि पैदा हुआ था। लेकिन जब ये फोत होता है तो तब जो है वो ये आगरा के अंदर जो है वो दफन है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर ताजमहल में मुमताज के साथ जो है वो दफन है। तो काफी शादियां थी इसकी, लेकिन दो जो हैं वो, उन चार जो हैं उनकी डिटेल्स हमारे पास हैं, बाकियों की डिटेल्स नहीं थी। कंधारी महल था, अकबर आबादी थी, लीलावती बाई हैं और फतेहपुर महल है। ये सब की सब डिटेल्स हम इसके बारे में देख चुके थे। यहाँ तक क्लियर है जी? डिटेल्स याद आ चुकी हैं आप लोगों को, ताकि फिर यहाँ से आगे सिलसिला शुरू करें। क्लियर हो चुके हैं? चलिए, यहाँ से आगे हमारे पास ये होगा शाहजहां के बारे में। शाहजहां का दौर जो है वो आफतों का दौर था। आफतों से मुराद ये था कि शाहजहां अपनी टेरिटरी को बढ़ाने की, एक्सपेंड करने की कोशिश में लगा रहता था। कोशिश तो हर एक की यही होती है कि एज अ किंग जो है वो अपनी सल्तनत को बढ़ाए। लेकिन साल 1632 बड़ा इंपॉर्टेंट था, 1632, जब शहनशाह शाहजहां जो है वो भी तख्त पे बैठता है 1628 में। 4 साल के बाद ही जो है शाहजहां एक दिन अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कासिम खान को बुलाता है। कासिम खान को कहता है कि मुल्क के अंदर जो है ये जगह जगह पे ये जो पुर्तगीज जो है वो आ चुके हैं। पुर्तगीज कौन से थे लोग थे? ये वही थे कि जब ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और इजाजत मांगती है ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के नाम से कि हमें तजारत करनी है, तब पुर्तगीज जो है वो इनकी भी कंपनी आ जाती हैं। वो भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी इजाजत दी जाए, तो जहांगीर ने सबको इजाजत दे देता है। अब की दफा ऐसा था कि ये जो पुर्तगीज थे जगह जगह पे कब्जा करना शुरू हो गए थे। कासिम खान बाद में बंगाल का गवर्नर बना था। ये क्वेश्चन वो अक्सर आपसे पूछ लेता है कि कासिम खान जो है वो किस इलाके का गवर्नर बना था, तो ये बंगाल का गवर्नर था। साल 1632 के अंदर कासिम को ये कहता है कि जनाब इनको जो है वो ऊपर अटैक करें और इसको कब्जा जो है वो छुड़वाएं।
ये दरअसल बंगाल का इलाका वही इलाका था कि जिससे मेजॉरिटी जो है वो जो इंडिया के अंदर तजारत किया करते थे, बंगाल समुद्री रास्ते से जो आया करते थे। तो यही वजह है कि मोहम्मद बिन कासिम और बाकी लोग भी जब आते हैं, सिंध में आते हैं, तो वो बहरी सफर को ही यूज करते हैं, उसी को प्रेफर करते हैं। शाहजहां जो है अभी इन इश्यूज से डील कर ही रहा था कि सल्तनत मुगलिया में एक और प्रॉब्लम आ गई, और वो फेमिन की थी, कहत की थी। शाहजहां के टेन्योर में चौथे, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर्स, पांचवें साल यानी कि इसकी हुकूमत के आते ही गुजरात के अंदर जो है वो एक बहुत बदतरीन कहत आ गया। इतना कहर जो है वो दुनिया ने कहीं नहीं देखा था। तो पूछा जाता है कि किस मुगलिय सल्तनत के बाद सल्तनत के अंदर जो है वो कौन बादशाह था जब बहुत ज्यादा आबादी जो है वो मारी गई थी, भूख की वजह से जो है वो फैमिन की वजह से। ये शाहजहां का टेन्योर था, और साल 1630 से साल 1632, 2 साल तक ये कहर चलता है। 1632 के बाद शाहजहां की एक अपने बाप की तरह, बल्कि दादा की तरह ये ख्वाहिश थी कि मैं जितने ज्यादा एरियाज हैं उनको इनेक्सेशन कर सकूं, अपने साथ मिला मिला सकूं। यही वजह है कि साल 1632 के अंदर वो होता है जो शाहजहां चाहता है कि शाहजहां अहमदनगर, एक एरिया है जो कि पहले एक सेमी ऑटोनॉमी रखा करता था, उसको खत्म किया और उसको भी अपने साथ एनेक्स कर लिया। दरअसल ये जो अहमदनगर था, ये दो बड़े बड़े खानदानों के दरमियान जो है वो डिवाइडेड था, यानी कि आदिल शाह था विजयपुर का, वहां पे था, लेकिन इसने उससे जो है वो छीन लिया। शाहजहां जो है इसके बाप के टेन्योर में, आपको याद होगा मैंने बताया था कि कंधार जो है वो गुम हो गया था, कंधार चला गया था। क्या मुझे बता सकते हैं कि कंधार किस साल जो है वो छीना गया था? कंधार जो है वो छीन लिया था, कंधार जो है वो छीना गया था। तो किससे जो है वो छीना था, किस साल छीना गया था? 1595 के अंदर ये जो है वो छीना जाता है, 1595 96 में। और ये शाहजहां ही है कि जब कंधार को जो है वो दोबारा से रिकैप्चर करता है, बल्कि शाहजहां कंधार में उन दिनों अली मर्दान खान जो है वो इनकी हुकूमत थी, अली मर्दान खान से बड़ी कामयाबी से निगोशिएशंस करता है और कंधार के इलाके को वापस ले आता है। शाहजहां जो है एक आइडियल किस्म का इंसान था, जिसने कोशिश की कि अपने तमाम के तमाम शहजादों को भी ट्रेनिंग देता रहे, ट्रेनिंग जो है वो उनसे उन्हें दे के ट्रेन करता रहे। यही वजह है कि कंधार में जब पहले डिस्कशन से बात नहीं बनी थी, तो कंधार की तरफ इसने भेजा था औरंगजेब को। औरंगजेब जो है वो कंधार की तरफ जाते हैं, लेकिन औरंगजेब जो है वो फेल हो जाते हैं, इसको फतह नहीं कर पाते हैं। औरंगजेब जब कंधार जाते हैं तो ये डेट मई 16 थी, 1949, सॉरी 1649 था। 1649 में जाते हैं औरंगजेब, लेकिन बुरी तरह से नाकाम होते हैं। शाहजहां कहते हैं सबात एक तगैयर को है जमाने में। शाहजहां बीमार रहने लगा, लेकिन शाहजहां के कुछ बेटों के नाम लिख लीजिएगा। दारा शिकू जो है वो शाहजहां का बेटा था, मुराद बख्श जो है वो शाहजहां का बेटा था। इसके अलावा शाह शुजा जो है वो शाहजहां का बेटा था, और औरंगजेब जो है वो शाहजहां का बेटा था। शाहजहां की बीमारी जैसे ही होती है, बीमार होता है 1657। ये साल बड़ा बदतरीन था शाहजहां की जिंदगी में। शाहजहां दरअसल उससे पहले जो है मुमताज की भी डेथ हो चुकी होती है। अब ऐसे लगता है कि शाहजहां जो है वो भी जाने वाला है। चारों के चारों बेटों के दरमियान एक इंतहाई शदीद किस्म की जंग शुरू हो जाती है। जब भाइयों के दरमियान तख्त के हसूल के लिए जंग शुरू होती है, तो उसे हम
फ्रैट्रिसाइडल वॉर कहते हैं, एक ऐसी जंग जो भाइयों के दरमियान होती है। और ये जंग जो है हमारे पास जीतते हैं औरंगजेब। शाहजहां के चारों बेटों में से औरंगजेब एक ऐसा बंदा था जो कि बहुत ज्यादा रिलीजियस, एक्सट्रीम किस्म के रिलीजियस थे। इतने ज्यादा रिलीजियस थे कि इन्होंने अपने दादा अकबर के जमाने की सारी चीजों को रिवर्स कर दिया, जिनमें से बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो इनका किया गया काम, जो दीन इलाही को मुकम्मल तौर पर खत्म करना था, वो औरंगजेब के ही टर्नओवर में खत्म होता है। औरंगजेब ने अपने, लेकिन इसका बड़ा बेटा दारा शिकोह जो है वो एक लिबरल किस्म का इंसान था, या यूं कह लीजिए कि वो जहांगीर की तरह का था, जहांगीर की तरह का वो सारे का सारा था। अब की दफा जो है वो यहाँ पे आते हैं औरंगजेब, और औरंगजेब जो हैं उन्होंने बहुत मामलात जो हैं वो तेजी से अपने हाथों में लिए, कंट्रोल किया। लेकिन बादशाह सलामत 1657 की इलनेस से बहुत नहीं हो सके, और औरंगजेब को ये बात पता चली। बैरकेफ अपने बाप को उसने बंद करवाया किले के अंदर, और उनसे माजरत की कि मैंने जो है वो आपको इस तरह से बंद रखा, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। 1665 तक शाहजहां वहीं पे बंद रहा, और वहीं पे कैद में ही उसकी मौत हो गई थी। तो जरा इमेजिन कीजिए कि 1657 से 1665 तक शाहजहां ने कैसे जिंदगी गुजारी होगी। ये बातें ही हमें पता लगती हैं अब्दुल हामिद लाहौरी के जरिए। अब्दुल हामिद जो लाहौरी हैं, ये कौन है? ये वो पर्सन है कि जिसने पातशाह नामा लिखा। ये वही किताब है जिसके बारे में आपका एग्जामिनर बड़ी कसरत से चीजें पूछ रहा था। पातशाह नामा लिखता है। इनायत खान जो है, एक और किताब बड़ी फेमस है जिससे हमें शाहजहां के बारे में बहुत सी डिटेल्स मिलती हैं, और डेफिनेटली ये हमारे एग्जाम्स का हिस्सा है। इनायत खान, इनायत खान एक किताब लिखते हैं, और इस किताब का नाम शाहजहां नामा होता है। शाहजहां नामा इनायत खान लिखते हैं, और ये इनायत खान को एक एजाज हासिल था इसको, और इसके साथ साथ मोहम्मद सालेहा को। ये दोनों के दोनों बड़े एस्टैब्लिश जो है वो राइटर हुआ करते थे, बड़ी कमाल की चीजें जो है वो लिखा करते थे। मोहम्मद सालेहा ने तो अमल सालेहा के नाम से किताब लिखी थी, अमल सालेहा, और ये बड़ा फेमस हुआ था अमल सालेहा के बाद। शाहजहां के टेन्योर में अगर दो नाम जो सबसे ज्यादा बुलंदी पे थे, वो एक इनायत खान था और मोहम्मद सालेहा था, और अब्दुल हामिद लाहौरी तीसरा नाम था। शाहजहां के टेन्योर में एक ऐसी बात होती है जो शाहजहां को बहुत नागवार गुजरती है। बंगाल के इलाके से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही थी, और ये खबर ये आ रही थी बंगाल के इलाके से कि ब्रिटिश जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने किले यानी अपने फोर्ट्स बनाना शुरू हो गए हैं। यानी शाहजहां के दौर में ऐसी चीजें शुरू हो गई थी। जहांगीर ने उन्हें परमिट किया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पंजे पूरी मजबूती से गा रही थी। साल 1700, शाहजहां जो है वो उसके टेन्योर के बाद 1700 में हम ये देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी पूरी तरह से इंडिया में, इंडिया के अंदर कमर्शलाइजेशन को, सारी की सारी चीजें जो है वो उन्हें अपने कंट्रोल में ले चुकी थी। और ये बहुत बड़ी सोच थी ईस्ट इंडिया कंपनी की कि वो देर तक यहाँ पे आए थे, और यहाँ से शायद उनका जाने का कोई इरादा नहीं था। शाहजहां जो है मुगल के मुगल पीरियड के अंदर अगर किसी दौर में आर्ट अपनी बुलंदी पे पहुंचे, वो कुछ टेन्योर ये थे। पहले नंबर पे जहांगीर, जहांगीर के टेन्योर में जो है वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे खासी तवज्जो दी गई, और फिर उसके बाद शाहजहां जो है वो उसके टेन्योर में खासी तवज्जो दी जाती है। कहानी में हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि शाहजहां जो था एक ऐसा मुगल एम्पर था जिसने फैमिन को बड़ी कामयाबी से जो है वो, मैंने बताया 1630 से 1632 तक का टेन्योर था, लेकिन उसने बड़ी कामयाबी से जो है वो देखा। कामयाबी से न सिर्फ देखा
बल्कि उन तमाम चीजों को कंट्रोल करने की भी कोशिश की। शाहजहां का जो थ्रोन हुआ करता था, जिस तख्त पे जो है वो ये बैठा करता था, उसका नाम तख्ते ताबूस था। तख्ते ताबूस जो है वो उसका नाम था। और ये तख्त जो है बड़ा इम्पोर्टेंट तख्त था। इम्पोर्टेंट इसलिए था कि इसको जो है वो द पीकॉक थ्रोन भी कहा जाता था, और इसी के अंदर था कोहिनूर का हीरा। ये वही हीरा था जिसके लिए सारी की सारी दुनिया जो है वो, उसके हिस्टोरियन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर आप कोहिनूर की कीमत यानी कि प्राइस जानना चाहते हैं तो वो इतनी है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने लोग हैं, आप उन्हें जो है वो एक वक्त का खाना खिला सकते हैं। वन टाइम मील। और पूरी दुनिया के अंदर जितने लोग हैं उनको आप एक वक्त का खाना खिला सकते हैं। बताइए, इमेजिन कीजिए कि उसकी कितनी जो है वो कीमत होगी और कितना वो कीमती जो है वो हीरा होगा। शाहजहां तो 1665 में इसकी डेथ हो जाती है। लेकिन शाहजहां के बनाए हुए ताज महल जो है उसको यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज साइट के अंदर जो है वो ले लिया। यूनेस्को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती क्या है? ये हमारे पास ताजमहल जो है, इसके टेन्योर था 1630 में बनना शुरू होता है और 1648 तक जो है वो ये चलता है। ताजमहल के साथ साथ ये आगरा के अंदर है, इंडिया में। ताजमहल के साथ साथ जो है वो लाहौर में शालीमार गार्डन, ये भी यूनेस्को की हेरिटेज साइट के अंदर शामिल है। ये हमारे पास शालीमार गार्डन 1641 1642 में इसको बनवाया जाता है। सबसे ज्यादा जो मॉन्यूमेंट था वो ताजमहल है, और ये दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल है। कोहिनूर के बारे में कुछ क्वेश्चन जो है जो एग्जामिनर ने पूछे हैं। कोहिनूर का मतलब क्या है? माउंटेन ऑफ द लाइट। माउंटेन ऑफ द लाइट जो है वो कोहिनूर का मतलब है। कोहिनूर बेसिकली एक हमारे पास 105.6 कैरेट्स का जो है वो डायमंड है। ये एक ऐसा डायमंड है जिसका वजन 21.6 ग्राम है। और ये हमारे पास बहुत रिसेंट जो है वो स्टेट के अंदर मौजूद है। जो ये जो जिसकी डेथ हुई है अभी जो है वो क्वीन की, ठीक है, ब्रिटिश जो है ये उनके पास है, क्वीन एलिजाबेथ के पास है। अब वहां से हमें पता चलता है कि क्वीन एलिजाबेथ कहाँ कहाँ से चीजें लूट लूट के वहां पे लेके गई। शाहजहां का असल नाम मैंने पहले भी बताया और मैं दोबारा भी बता देता हूँ कि इसका असल नाम खुरम था। खुरम हमारे पास इसका असल नाम था, खुरम शहाबुद्दीन। 0.22। 0.22 जो है ये कोहिनूर का, कि कितने कैरेट का है, 105.6 कैरेट का है। और इसका जो वेट है वो 21.6 ग्राम है। अच्छा जी, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ये याद हो चुके हैं पॉइंट्स जितने मैंने अभी बताए हैं? दे आर रिक्वेस्टेड टू राइट मी इन द चैट बॉक्स, मी इन द चैट बॉक्स। मी लिखेंगे ताकि पता चल सके कि जितने पॉइंट्स मैंने अभी बताए हैं ये सारे के सारे प्रीवियस पेपर्स के वो क्वेश्चंस हैं जो कि हर दफा आते हैं, रेपिटेशन पे रहते हैं। लेट्स सी हाउ मेनी जीनियस आर देयर कि जिन्होंने इसको मुकम्मल तौर पर याद कर लिया हुआ। ग्रेट। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास हैं जनाब औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर के बारे में मैं इससे पहले के पेपर के अंदर आने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करूं, जान लीजिएगा कि औरंगजेब आलमगीर का नाम तारीख के अंदर बड़े सुनहरी रूप से लिखा जाता है। नहीं, इंडिया में नहीं है, वो तो ले गए थे, ब्रिटिश जो है वो उठा के ले गए थे। उन्होंने कहा था इंडिया वालों के पास जो है वो इसकी जरूरत नहीं है, हमारी मलका इसको पहनेगी। तो वो ले गए थे, उन्हीं उन्हीं के पास है वो। औरंगजेब आलमगीर मुकम्मल नाम तो इनका शायद
मुहैयुद्दीन जो है मोहम्मद के नाम से जाना जाता था, औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में मुकम्मल नाम इनका मुहैयुद्दीन था। मुहैयुद्दीन था। पैदा होते हैं साल 1618 में, और इनकी डेथ होती है 1707। वो खुश नसीब बादशाह था कि जिसने बड़े पुरसकून जिंदगी गुजारी, इस्लामी असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारी। और वो बदकिस्मत बादशाह था जिसने अपने ही बाप को जो है वो कैद के अंदर रखा। और वही बदकिस्मत था कि जिसके बाद मुगलिया सल्तनत के शिराजे बिखर गए। मुगलिया सल्तनत उसके बाद न कभी संभल सकी और न ही दोबारा अरूज देख सकी, और उसके बाद आ जाती है थोड़े से वक्त के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि अंग्रेजों का राज आ जाता है। औरंगजेब नाम का मतलब है ऑर्नामेंट ऑफ द थ्रॉन। ऑर्नामेंट ऑफ द थ्रॉन के नाम से जाना जाता है। तो हमारे पास जो है वो पर्शियन नाम है आलमगीर, और वहां से कहानी हमारे पास शुरू होती है। औरंगजेब आलमगीर, यानी आलमगीर का मतलब है, आलम कहा जाता है, जहान को कहा जाता है, जहान को आलम कहा जाता है। और गीर कहते हैं कि उसको कॉन्कर करने वाला, एक ऐसा शख्स जो कि मुकम्मल तौर पर उन तमाम की तमाम चीजों को कॉन्कर कर लेता है, फतह कर लेता है। औरंगजेब आलमगीर मुगलिया सल्तनत में छठे नंबर का, यानी सिक्स हमारे पास जो है वो किंग था। सिक्स किंग होने के साथ साथ औरंगजेब आलमगीर ने टाइटल देखिए जरा, कि मैं पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो कब्जा करूंगा। साल 1657-58 में अपने अब्बाजान को तख्त से उतारता है, खुद आ जाता है, और 1707 तक पे तख्त पे बरजमान रहता है। अच्छा जी, जितने लोग हैं क्लास में हो रहे होते हैं, कॉल्स मेरे नंबर पे शुरू हो जाते हैं, एक सेकंड मुझे ब्लॉक कर लेने दें। और तहजीब व तमद्दन के तकाजे हैं कि जब किसी को एक दफ़ा कोई कॉल ना ले तो कोई 10-15 मिनट का उसको जो है वो वक्फा दें, या कम से कम आधे घंटे का। तो इस कॉम को ब्लॉक ही करना पड़ता है कि एक कॉल के बाद जो है वो बैक, कुछ लोग तो डायल नंबर लगा के भूल जाते हैं शायद, कंटिन्यूसली कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। तो हाँ, आई डोंट नो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन ये बड़ा, आई डोंट नो हाउ टू से इट इन सिविलाइज्ड वे, बट ये बड़ा अजीबो गरीब सा एक्सपीरियंस रहता है कि 10-12 कॉल्स के बाद जो है वो आगाज करते हैं कि जी आपका क्या हाल है, मैं सोचा आपको याद कर रहा था। तो समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसे ऐसे होता है। चलें जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक। हमारे पास मुहियुद्दीन साहब जो हैं वो, इन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारा था ट्रेनिंग्स के अंदर। यही वजह है कि इन्होंने, जब दूसरे भाइयों के साथ इनका मुकाबला होता है, तो बड़ी कामयाबी के साथ सारी चीजों को जो है वो विन करते हैं। इससे पहले कि आगे चलें, ये भी आपको बता दें कि महाराष्ट्र जो है एक ऐसी स्टेट है इंडिया की कि जहाँ पे इनका अभी टॉम्ब है, टॉम्ब ऑफ औरंगजेब वहां पे है। यूं तो औरंगजेब जो हैं वो, इन्होंने भी रवायतों को बरकरार रखा था, और इनकी भी काफी शादियां थी, जिनमें से पहला दिल इनका दिलरस बानो बेगम पे आया था। दिलरस बानो बेगम के साथ इनकी शादी जो है होती है, और ये शादी साल 1637, 1637 में होती है। दिलरस बानो बेगम की कुछ खुशकिस्मती या बदकिस्मती कि वो 1657 में दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन चूंकि औरंगजेब आलमगीर भी सच्ची मोहब्बत की तलाश में थे, इसलिए पहली शादी के फौरन अगले ही साल 1638 में एक और शादी कर लेते हैं। वो नवाब भाई से करता है। भाई इनका भाई नहीं था, ये भाई है, नवाब भाई से करता है। 1691 में उनकी भी डेथ हो जाती है। तीसरी शादी जो है ये औरंगाबादी महल से करता है, और उनसे जो है वो, इनकी शादी जो है वो होती है 1688 में।
1688 में जो है वो होती है। अ, चौथी शादी जो है इनकी उदयपुरी महल से होती है, और ये नाम इनकी बेगमात की अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, ये जरा याद रख लीजिएगा। औरंगजेब आलमगीर जो हैं इनकी भी चार शादियां थी अपने। इन्होंने एक सिलसिला जो था आ, अपना जो चला आ रहा था उसको अपने बाप की तरफ से उसे मंसूख नहीं किया था, और ये मुमताज महल के बेटे थे। ये इनकी वालिदा का नाम मुमताज महल था, और ये जो है वो इनके टेन्योर में सुन्नी इस्लाम को जो है वो प्रमोट किया करते थे। औरंगजेब आलमगीर जो है वो शियाइज्म के बड़े खिलाफ थे, और इनका ताल्लुक जो है वो काफी सख्त किस्म के अरिस्टोक्रेटिक और एक्सट्रीम किस्म के सुन्नीइज्म से था। अब की दफा जब बाप का जमाना चला करता था तो शाहजहां ने बड़ी मेहनत से इसकी ट्रेनिंग करवाई थी। इसको मुख्तलिफ टेन्योर में मिलिट्री की सारी वो चीजें जो किसी भी सिपह सलार के लिए चाहिए होती हैं वो इसको दी। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इसकी पहली सर्विस दक्कन के अंदर थी, यानी कि दक्कन में मिलिट्री का सिपह सलार रहा साल 1636 से 1637 तक। बाप ने देखा कि बेटा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो फिर गुजरात का गवर्नर बना दिया, और गुजरात के अंदर इनकी हुकूमत रहती है 1645 से 1647। ये वही हैं कि जिन्होंने काफी इलाके को जो है वो संभालने की कोशिश की। कहानी में एक नया करेक्टर ऐड करते हैं, और इस करेक्टर का नाम दारा शिकोह है। दारा शिकोह बिल्कुल अपने भाई के उलट, ना जिंदगी में कोई खास किस्म की टेंशन लेते हैं दारा शिकोह, और ना ही उन्हें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है। दारा शिकोह काफी लिबरल किस्म के इंसान थे। दारा शिकोह और दारा शकू के नाम से जाने जाते थे। दरअसल ये समझा करते थे कि मैं सबसे बड़ा हूं तो मुझे मुझे ही बादशाह बनना है, इसलिए कुछ ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम रखा नहीं करते थे भाइयों के साथ भी, और बाकी बाप के साथ भी वही जख्म था कि अजाम था कि मैंने ही जो है वो बादशाह बनना है। लेकिन असल आंखें तो तब खुली जब 1657 में औरंगजेब के हाथों जंग हार जाते हैं। जंग हारना तो शायद एक बात थी, लेकिन 1659 में अपने ही भाई के हाथों कत्ल कर दिए जाते हैं। औरंगजेब अपने भाई को कत्ल करने की इंस्ट्रक्शंस देता है, और इनका सर कलम कर दिया जाता है। इनको हुमायूं के टॉम के करीब जो है वो दफन किया जाता है। इसी तरह औरंगजेब आलमगीर अपने बाकी जो हैं वो सारे के सारे भाइयों को भी कत्ल कर देता है, छोड़ देता है, और खुद जो है वो तख्त पे बैठता है। औरंगजेब आलमगीर औरंगजेब आलमगीर को हम मुख्तलिफ तरह से जानते हैं, लेकिन हमारा कमीशन उसको जानता है बादशाही मस्जिद की वजह से। बादशाही मॉस्क जो है वो बनाने वाले औरंगजेब आलमगीर थे, जो कि 1673 में बनाई जाती। औरंगजेब आलमगीर बादशाही मस्जिद से पहले एक मस्जिद बनाई गई थी जो कि उसी की तरह है, लेकिन वो इंडिया के एक शहर में वाक़या है, बिल्कुल बादशाही मस्जिद की कॉपी है। वो कौन सी मस्जिद है, क्या आपको उस मस्जिद का पता है? बादशाही मस्जिद की तरह है, बिल्कुल उसी तरह से, उसी नक्शे पे बनी है, सब कुछ वैसा ही है। वो कौन सी मस्जिद है? दिल्ली के अंदर है, उसका नाम पता है आपको? बाबरी मस्जिद नहीं थी, वो तो जहीरुद्दीन बाबर से मंसूब की जाती है ना। दिल्ली की जामिया मस्जिद, ठीक है, दिल्ली की जामिया मस्जिद है। और वो किसने बनाई थी जामिया मस्जिद? जामिया मस्जिद बनाने वाले कौन है? औरंगजेब ने नहीं बनाई थी, तो वो कौन है जिन्होंने बनाई थी? जामिया मस्जिद किन्होंने बनाई थी ये? आसान सा क्वेश्चन है। जामिया मस्जिद दिल्ली जो है वो आप भूल गए हैं। अभी मैंने आपको कल ही बताई थी, शाहजहानाबाद में वो आबाद थी, ठीक है। और कल ही मैं आपको सारी डिटेल्स बता रहा था, ठीक है। ये शाहजहां ने बनाई थी, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी है। औरंगजेब ने कॉपी की थी
साल 1644 से लेके हमारे पास 1656 पर। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अच्छा जी। औरंगजेब आलमगीर जो है 1707 में इनका टेन्योर तो खत्म हो जाता है, लेकिन औरंगजेब आलमगीर ने एक बड़ी जामिया किस्म की पॉलिसी बनाई थी जो कि डेक्कन पॉलिसी के नाम से जानी जाती है। दक्खन यानी बंगाल के इलाकों को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो देखने का इरादा था कि कौन जो है वो देखेगा, कहाँ कहाँ से चीजें चलेंगी, क्या क्या होगा, उन तमाम चीजों को देखने के लिए जो पॉलिसी की जरूरत थी वो बनाते हैं औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर वही हैं जिन्होंने अपने टेन्योर में एक चीज को बैन कर दिया था, और वो टिकटॉक थी, यानी कि उस दौर का म्यूजिक। इन्होंने म्यूजिक को हर तरह से बैन कर दिया था कि म्यूजिक जो है वो यहाँ पे मेरे टेन्योर में नहीं होगा। इन्होंने 49 ईयर्स यानी 49 साल तक हुकूमत करता है, और ये टेन्योर कहा जाता है कि बड़े सख्त टेन्योर था। औरंगजेब की बेटी जिनका नाम जेबुन निसा था। हाँ, औरंगजेब जो है इनकी एक बेटी थी जेबुन निसा। ये जेबुन निसा साहिबा थी कि जिनके लिए चाबुर्जी जो है वो बनाया गया था। बहुत से इंटरव्यूज में हमने देखा कि जो कमीशन के चेयरमैन हैं वो सवालात पूछते हैं। कैसे सवालात होते हैं? लाहौर में मुगलिया दौर की कोई सी 5 बिल्डिंग्स का नाम बताइए। लाहौर में बादशाही मस्जिद जो है या चबुर्जी की हिस्ट्री हमें बताइए कि ये क्या था। अगर आप लाहौर से हैं या पंजाब से हैं और आप पंजाब के पब्लिक सर्विस कमीशन में अपेयर हो रहे हैं, तो याद रखिएगा कि ये आपके लिए लाजमी क्वेश्चन जो है वो रहेंगे, और इनको आपने जो है वो जरूर देखना है। चबुर्जी। चबुर्जी का मतलब हमारे पास होता है 4 टावर्स, यानी 4 जो हैं वो बड़े बड़े बुर्ज। चबुर्जी लाहौर के अंदर है, और इसे 1646 में जो है वो तमीर किया गया था। 1646 में, जब शाहजहां का जो है वो टेन्योर था। शाहजहां का टेन्योर था जब इसको बनाया गया था। और पहले तो ये बहुत बड़े गार्डन को रास्ता जाया करता था, बहुत बड़े गार्डन को। एक हॉकी स्टेडियम हुआ करता था, अभी ये पाकिस्तान में जो है वो, अभी तो आपने देखा होगा कि चबुर्जी के अंदर सिर्फ चबुर्जी ही है, और पास से मियाँ साहब ने जो है वो ओरी ट्रेन गुजारी हुई है। कभी आपने अगर देखने का इत्तेफाक हुआ हो, आई बीन देयर इन लाहौर फॉर मैनी इयर्स, तो वहां पे देखा है। और अब चबुर्जी पे जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के मल्टीपल जो हैं वो एयरप्लेन्स यहाँ पे लॉन्च होते हैं, यानी यहाँ पे नशेइयों की हुकूमत है, तरह तरह के चर्च लगा के और बैठे रहते हैं, और तरह तरह के बाबे यहाँ पे जो है वो नजर आते हैं। लेकिन ये एक लम्हा फिक्रिया है कि हम अपने आर्ट को, हम अपने कल्चर को कैसे तबाह कर रहे हैं। कि हम चाहते तो इसे महफूज कर सकते थे, बजाय इसके कि हम इसको एक हिस्टोरिकल साइट बनाते और इस पर मजीद काम करते, हमने इसको तबाह होने के लिए जो है वो छोड़ दिया। और इसके अंदर अभी भी अगर आप कभी तशरीफ लेकर जाएं तो चबुर्जी में आपको काशीकारी यानी कि पर्शियल स्टाइल की टाइलें यहाँ पे लगी हुई हैं, वो आपको नजर आएंगी। हमने तो खैर बहुत उसका कम ही हिस्सा तमीर कर किया। हमने बढ़ना कोशिश यही करते हैं कि इसको जो है वो बिल्कुल वैसे ही चलते रहें, और बाद में कोई मुगल हुक्मरान और ही आके इसको कर दें। ठीक है। ये प्रिंसेस जेबुन निसा के लिए बनाया गया था। जेबुन निसा, जिनका नाम साहिबे जेबुन निसा भी था, या बेगम दौरा के नाम से भी वो बाद में जानी जाती थी। तो 8 साल की बच्ची थी छोटी सी जब उसके लिए ये तमीर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बाग की तरफ एक रास्ता जाया करता था। आज चबुर्जी के पास वो बाग नहीं है जिस बाग को कभी ये रास्ता जाया करता था। वो बाग जो है वो उसके गिर्द हमने सड़कें बना दी और वो बाग खत्म कर दिया। अब सिर्फ यही है। ये 1960 का जमाना था कि जब जो है वो हमने इस पर थोड़े से पैसे मजीद लगाए थे और इसको अच्छे से बनाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। इसकी रेनोवेशन कब होती है?
1960 में जो है उसकी रेनोवेशन होती है। दरअसल उससे पहले जो है वो 1860 में एक बदतरीन जो है वो 1846 1846 में एक बहुत बुरा जलजला आता है जब ये हिलता है अर्थक्वेक की वजह से। लेकिन फिर भी जो है वो थोड़ा सा इसको हमने तमीर किया गया है और इसको जो है वो वैसे किया गया है। चबुर्जी पे ऑरेंज लाइन जब बन रही थी तो लाहौर के अक्सर जो है मुफक्कर और दानिश्वर ये समझते थे कि इसको खत्म कर देना चाहिए। ये शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी और चबुर्जी को उन्होंने सोचा कि हाँ ये फजूल से चार मीनार है इनको बड़े करते हैं और यहाँ से गुजारते हैं ऑरेंज ट्रेन। वो तो कुछ साहिब अकल लाहौर से ही उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में चले गए, उन्होंने कहा कि मेट्रो ट्रेन का जो है वो रास्ता को बदलने की कोशिश करें, ये तो बात गलत है और ये तो तबाह हो जाएगा चीजें सारी की सारी जो है वो। फिर अदालत ने जो है वो उस कंस्ट्रक्शन को रोका था, वरना मियाँ साहब तो जो है वो सोचा यही करता था कि जनाब यहाँ से भी पुल गुजारना है। हालांकि यूनेस्को ने वार्निंग दे रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। यूनेस्को ने वार्निंग दे रखी है कि ये इरिवर्सिबल डैमेज आप जो है वो कर रहे हैं, लेकिन यूनेस्को क्या हमें कोई भी वार्निंग दे, हमने बस डैमेज करना है तो करना है और हमने करना है। सो चबुर्जी जो है असल जो प्लान ये था वो ये था कि चबुर्जी पे ऑरेंज ट्रेन का एक स्टेशन बनाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे चबुर्जी नहीं रहेगी लेकिन यहाँ पे जो है वो स्टेशन होगा। जब फिर लाहौर हाई कोर्ट ने इजाजत नहीं दी तो फिर इसको एलिवेट कर दिया गया था, ऊपर बना दिया गया था। खैर जी प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रिंसेस ज़ेबुन्निसा से हम जो है वो लाहौर में आ गए। मैंने ऊपर बताया था, आई एम श्योर कि आपको याद होगा कि 1659 का जो साल था वो मुगलिया सल्तनत के लिए बड़ा बदतरीन साल था, और होता भी क्यों ना, क्योंकि ये वही साल था जब बड़ा भाई जिसने बड़ी मोहब्बत से छोटों को पाला था वो आमने सामने होते हैं, तलवारें जो हैं वो मैदान से निकलते हैं। प्रिंस दारा शिकू जो है वो औरंगजेब आलमगीर के हुक्म पे कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन एक बहुत काबिल और बड़ा काम का बंदा था, हजरत मियाँ मीर का वो स्टूडेंट था। दारा शिकू के जो टीचर थे वो हजरत मियाँ मीर थे, और हजरत मियाँ मीर जो है वो बहुत आला पाए के जो है वो इंसान थे। बैरिकैफ औरंगजेब आलमगीर जिस जंग में उसे कत्ल करता है, या 1658 की वो जंग जो औरंगजेब आलमगीर अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ता है, उसको समूघर के नाम से जाना जाता है। SAMUGARH, समूघर के नाम से जाने जाने वाली जंग है। औरंगजेब आलमगीर ऐलान करवाता है और पूरे स्प्लेंडर के साथ, पूरी की पूरी शान शौकत के साथ तख्त पर बैठता है। तख्त पे बैठता है 5 जून को, यानी कि 5 जून जो है वो वहां पे औरंगजेब आलमगीर की रस्में ताजपोशी होती है 1659 को। औरंगजेब आलमगीर जो है वो तख्त पर बैठता है और यहाँ पे बैठते ही ऐलान करता है कि एक दीन जो है वो उसे डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, दीन इलाही। दीन इलाही 1580 में बादशाह अकबर की तरफ से दिया गया वो मजहब था, वो दीन था जिसमें तमाम मजाहब को शामिल कर लिया गया था। ये दीन इलाही ही था कि जिसको सबसे पहले बीरबल ने कबूल किया था, लेकिन अब की दफा औरंगजेब आलमगीर ने एक ही हुक्म से इसको खत्म कर दिया। औरंगजेब आलमगीर का टेन्योर काफी लंबा था, लेकिन इसे हम दो हिस्सों में बदलते हैं। पहले टेन्योर जो है वो इसके टेन्योर का पार्ट 1, यानी पहला हिस्सा गुजरता है, वो शुरू होता है 1658 से और खत्म होता है 1681 में। कहा जाता है कि औरंगजेब आलमगीर का पार्ट 1 यानी पहला हिस्सा गुजरता है इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों को फतह करते हुए, और वो था नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर था। पार्ट 2 यानी कि इसका जो दूसरा हिस्सा था टेन्योर का, उसको हम शुरू करते हैं 1682 से। 1682 से शुरू होने वाला ये टेन्योर इसकी मौत के साथ खत्म हो जाता है, यानी 1707 में। और औरंगजेब आलमगीर इस हिस्से में मसरूफ रहा था, दक्कन के अंदर जो है वो, दक्कन के अंदर जो है वो। सो
दक्कन के अंदर टाइम सबसे ज्यादा स्पेंड करता है। औरंगजेब आलमगीर औरंगजेब आलमगीर ऐसा नहीं था कि सिर्फ अपने भाइयों से ही पहली जंग हुई थी। मैंने ये भी बताया था कि औरंगजेब आलमगीर एक वसी तजर्बा रखने वाला इंसान था। औरंगजेब आलमगीर ने ना सिर्फ जो है बहुत सी जंगें जीती थी, बल्कि अपने भाइयों के खिलाफ भी जंग इसीलिए जीतता रहा था। औरंगजेब आलमगीर अपने टेन्योर में मुख्तलिफ लोगों को अ, खत्म करता रहा। खत्म करते करते जो है वो यहाँ तक पहुंचा कि अब वो किसी के नहीं मानता था और सिर्फ अपनी ही बातें मनवाया करता था। औरंगजेब आलमगीर के बारे में मैं आपको ये भी बताऊं कि औरंगजेब आलमगीर के दौर में सबसे ज्यादा बगावतें उठी थी, लेकिन कंट्रोल करता रहा। और ये वही बंदा था जिसने भी इसके खिलाफ बगावत उठाई, उस बगावत करने वाले का सर कलम कर दिया। कुछ ऐसा ही सर कलम करता है गुरु तेज बहादुर का। गुरु तेज बहादुर जो है, इनके नाम के साथ गुरु ये इसलिए आता है कि सिखों के लिए ये पैगंबर की हैसियत रखते हैं, उनके गुरु हैं। सिखों के 9 जो हैं वो मुकद्दस गुरु हैं, उनमें से एक गुरु तेज बहादुर था। साल 1775 में इस गुरु की जो है वो गर्दन उतार दी जाती है। सिखिज्म और मुसलमानों में एक ही चीज कॉमन है कि दोनों एक खुदा पे यकीन रखते हैं। जबकि ये जो सिखिज्म है, बाद में फिर गुरु नानक जो इनका प्रॉफिट था, जिसके लिए और हम लोग जो हैं वो गुरु नानक, बाबा गुरु नानक को एक सूफी की हैसियत से देखते हैं और उनके लिए इक्वली रिस्पेक्ट रखते हैं पाकिस्तान वाले। हमारी वंस अगेन बदकिस्मती ये है कि सिखिज्म के लिए पाकिस्तान जो है वो ऐसे ही है जैसे हम लोग मक्का और मदीना की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमने कभी भी रिलीजियस टूरिज्म से भी पैसा नहीं कमाया। एक जगह बड़ी अच्छी बात मैंने पढ़ी थी। आयन टैलबर्ट की एक मैं किताब पढ़ रहा था, तो आयन टैलबर्ट कहता है कि पाकिस्तान इज अ रिच कंट्री, पाकिस्तान इज अ रिच कंट्री विद पुअर पीपल। तो शायद हम वाकईतन जो है, हम लोग गरीब हैं, हमारा दिमाग गरीब है। वरना अगर सऊदी अरेबिया जो है वो रिलीजियस टूरिज्म से जो है वो पैसा कमा रहा है, हम उससे भी नहीं कमा रहे। लोग जो है वो कल्चरल से कमा रहे हैं, हम उससे भी नहीं कमा रहे। मुगलों के अच्छे खासे जहांगीर और नूरजहां हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमने कभी उससे भी पैसा कोई नहीं कमाया। हम लोग जो हैं वो सिर्फ एक ही चीज पे खुश होते हैं, और वो ये है कि हमें आईएमएफ से कितना लोन मिल जाता है। शायद ये हमारी बदकिस्मतियों से सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हम अपने मुल्क को कभी आगे नहीं लेके चल सकते और नहीं लेके जा रहे हैं। बहरकैफ, गोविंदा जब इनको पता चलता है, एक तो इंडियन बॉलीवुड का फिल्म स्टार भी गोविंदा था। ये असल में गोविंदा जो है ये भी सिखों का गुरु था, और उसकी अकीदत में लोग जो है वो गोविंदे को वो ये काम कहा करते थे, उसको ये नाम दिया करते थे। गोविंदा जो है वो सिखिज्म का एक गुरु था। जब उसको पता लगता है कि तेज बहादुर को कत्ल कर दिया गया है, तो मुगल एम्पर के खिलाफ ऐलान बगावत करता है। लेकिन बादशाह के खिलाफ जो है कहाँ कोई टिक पाता था, और वो भी औरंगजेब के मुकाबले में, जिसने अपने दादा परदादा जहीरुद्दीन बाबर की तरह जवानी जो है टिकटॉक पे वीडियोस देखते नहीं गुजारी थी, बल्कि तलवारों के साथ गुजारी थी। गोविंदा को कत्ल कर दिया जाता है, और साथ ही जो है वो इसके 2 बेटे जो है वो उनको भी पाबंदे सलासल और फिर बाद में कत्ल कर देते हैं। औरंगजेब की ये बुरी बात ये थी कि ये सबसे पहले अंधा किया करता था, फिर कत्ल करता था। तो कुछ हिस्टोरियंस इसलिए इसे बड़ा सख्त किस्म का जो है वो किंग समझते थे। औरंगजेब आलमगीर के दौर में मराठा जो है वो भी हिम्मत करते हैं रिवॉल्ट करने की, बगावत करने की। मराठा जो है वो सर उठाते हैं, लेकिन औरंगजेब आलमगीर उनको भी बुरी तरह से कुचलता है। लेकिन यहाँ पे औरंगजेब आलमगीर की अपनी आर्मी को भी ठीक ठाक धचका लगता है, क्योंकि 2 कुव्वतों से टकराना बहुत मुश्किल था। एक राजपूत हुआ करते थे जिनसे बादशाह अकबर भी पंगा नहीं ले सका था, और दूसरे नंबर पे मराठा थे। तो मराठा को बहरकैफ औरंगजेब आलमगीर ने जो है वो शिकस्त दी। लेकिन मराठा का इस जंग में जो गुरु था वो शिवाजी था, और ये इंडियन यानी हिंदुइज्म का बहुत बड़ा लीडर है। शिवाजी बेसिकली एक छोटे से इलाके जिसका नाम रायगढ़ था,
वहां का रहने वाला था, बल्कि वो एक सल्तनत थी और वो अपने आप को किंग समझा करता था। औरंगजेब ने उसे बहरिया कहा कि ये सल्तनत आप जो है वो हमारे हवाले कर दो, लेकिन बाद में बगावत के इल्जाम पर उस पर अटैक किया जाता है और साल 1674 में 16 जून में रायगढ़ का इलाका भी औरंगजेब आलमगीर के पास आ जाता है। शिवाजी ने अपने इलाके को जब देखा और जब औरंगजेब का पहले पैगाम मिला कि ये हमारे हवाले कर दो, तो शिवाजी ने रिटेलिएशन यानी कि गुस्से में आके मुगलिया सल्तनत के बहुत से इलाकों की इनेक्सेशन शुरू कर दिए थे। हमने जैसे कि देखा कि शुरू के सालों में पार्ट वन में ज्यादातर उसकी मसरूफियत रही थी नॉर्दर्न इंडिया की तरफ, तो औरंगजेब फौरन से यहाँ पे नहीं आ सका। लेकिन उसके बाद सारे के सारे इलाके जो है उसको वापस ले लेता है औरंगजेब। औरंगजेब जो है वो अपनी फतूहात का सिलसिला जारी रखता है, और हिस्टोरियन कहते हैं कि अकबर की तरह, जैसे अकबर ने 1602 में पूरे के पूरे इंडिया को फतह कर लिया था, 1686 में कहा जाता है कि बीजापुर का इलाका भी औरंगजेब शामिल कर लेता है मुगलिया सल्तनत में। औरंगजेब का सिलसिला बढ़ता चला जाता है फतूहात का, यहाँ तक कि गोलकंदा जो है वो शामिल हो जाता है 1687 के अंदर। औरंगजेब कम ही आराम किया करता था, ज्यादा अरसा जो है वो ये जंगों में गुजारा करता था। साल 1696 1696 मुगलिया सल्तनत में मनाया जाता है, और वो मनाया जाता है कि ग्लोरियस ईयर था। ये वो ईयर था कि जिसमें हमने देखा कि मुगलिया सल्तनत ने सबसे ज्यादा इलाकों को फतह किया, और वो अपने ताज तख्त जो है और सबकी सब शोहरत जो है वो उसकी अरूज पर थे, बुलंदियों पर। मैं एक बात आवाज में कह रहा था और अभी दोबारा कि सबात एक तगय्युर को है जमाने में, साल 1707, और औरंगजेब आलमगीर इस दुनिया में नहीं रहा। औरंगजेब आलमगीर सबसे ताकतवर तरीन शख्स, अपने तीनों भाइयों को और बाप को कत्ल करने वाला, कई इलाके फतह किए, लेकिन मौत ने औरंगजेब आलमगीर को भी नहीं छोड़ा, और औरंगजेब आलमगीर इस दुनिया से कूच कर जाते हैं, चले जाते हैं। औरंगजेब आलमगीर की जब मौत होती है तो 90 ईयर्स का एक ऐसा ओल्ड मैन था, जो कि दिखने में ओल्ड था, लेकिन इसके हौसले जो हैं वो किसी यंग मैन की तरह थे, और बड़ा बहादुर था और जंगों में खुद जाया करता था। औरंगजेब के जमाने में एक बहुत मशहूर जो है वो चीज थी, और वो थी फतवाए आलमगीरी। यानी कि चूंकि मजहबी रुझान ज्यादा हुआ करता था, तो फतवा आलमगीरी के अंदर जो है वो फतवे जारी हुआ करते थे। औरंगजेब जो है इसने बहुत सी चीजों को जो है वो फेस किया, सामने किया, और ये औरंगजेब ही था कि जिसके बाद तख्त पे बैठता है बहादुर शाह। ये वो वाला बहादुर शाह नहीं जिसे रंगून में जो है वो कैद किया गया था, ये बहादुर शाह है जिसके बाद जो है वो हमारे पास सल्तनत, मुगलिया सल्तनत जो है वो कभी ना समझ सकी। बहादुर शाह जो इसके बाद तख्त पर बैठता है वो इसका बेसिकली बेटा होता है। असल नाम उसका शाह आलम था, लेकिन बहादुर नाम लेता है। ये औरंगजेब के ही टेन्योर में हुआ था कि जिजिया यानी गैर मुस्लिमों पे ये रकम कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए जो है वो पैसे टैक्स अदा करेंगे, वो लगा दिया गया। औरंगजेब को बहुत से लोग उसकी मजहब से अकीदत की वजह से जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। औरंगजेब ने एक किताब भी लिखी और उसका नाम रकत आलमगीरी था। रकत आलमगीरी उस किताब का नाम था। और यूं औरंगजेब आलमगीर की कहानी खत्म होती है। औरंगजेब आलमगीर की कहानी ही खत्म नहीं होती है यहाँ पे। मैं आपको ये भी बता दूं कि औरंगजेब के बाद इसके चार बेटों के दरमियान भी वही झगड़े शुरू हो जाते हैं जो कि शायद औरंगजेब ने अपने जमाने में शुरू किए थे। शाह आलम सबसे बड़ा बेटा तख्त पर बैठता है, लेकिन किस्मत की सितम जरीफी देखिए कि 1707 से लेके 1712 में सिर्फ हमारे पास 5 साल गुजरते हैं, और शाह आलम साहब जो है वो चलते बनते हैं। तो इनका बड़ा बेटा जो तख्त पर बैठता है
उसका टेन्योर 1760 से लेके 1712 तक, यानी कि 1712 तक था। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि 1712 में वो बेचारा मारा जाता है, और वो एक रिवॉल्ट था। बहादुर शाह इतना अयाश प्रस्त था, इतना अयाश प्रस्त था कि हिस्टोरियन और उसके जो है वो लोग उसे एक नाम से जाना करते थे, और उसका नाम हुआ करता था हेडलेस किंग। एक ऐसा बादशाह समझा जाता था शाह आलम को कि जिसके दिमाग में शायद कोई अकल की बात है ही नहीं। वो ठीक ठाक वुमेनाइजर था, खवातीन में काफी दिलचस्पी रखा करता था। यही वजह है कि साल 1712 में उसकी गर्दन उतार दी जाती है। बहादुर शाह की मौत के बाद दोबारा से वही मामला, वही पिक्चर, वही कहानी। कभी कभी हमें अपनी जिंदगी में एक एक सीन जो है वो देखने को मिलता है, शायद आप भी इससे गुजरे हो। किसी जगह से गुजरो तो ये लगता है ये जगह मैं पहले भी गुजरा था। उसी काम को देखो तो ऐसा लगता है ये काम तो मैंने पहले भी किया था। कुछ लोगों को देखो तो वो लगता है कि इन लोगों से तो मैं पहले भी मिला था। और अब के बाद ऐसा होगा, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि अच्छा ऐसा होगा, और वैसा हो भी जाता है। कि आपको लगता है कि अब ऐसा होगा, अब ये ऐसा कहेगा, और अगले ही लम्हे वो वैसा कह भी देता है। ऐसी सिचुएशन को हम डीजा वीयू के नाम से जानते हैं। DEGAJAVU, डीजा वीयू। जिसमें माजी के अंदर कोई होने वाला इंसिडेंट जो है वो देखा जाता है, लेकिन ऐसे ही लग रहा होता है कि जैसे अभी कुछ जो होने वाला है ये पहले भी होके गुजरा है। यहाँ पे जब मैंने डीजा वीयू की बात की, इन इंग्लिश वी यूज टू से अ फीलिंग ऑफ हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस द प्रेजेंट सिचुएशन। Whenever I talk about the Mughal Sultanate, the Mughal dynasty, let me tell you, the deja vu was happening again and again. Let me recall you and let me tell you once again the same story that been happening with the Mughal Sultanate. Remember how the Akbar, how the Shah Jahan, how the rest of the people they killed their own brothers. So similarly, the same story was being repeated here, and this time we have seen कि पहले औरंगजेब ने जो है वो अपने भाइयों को कत्ल किया, फिर उसी के बेटे बहादुर शाह ने अपने भाइयों को कत्ल किया, और अब बहादुर शाह के चार बेटे हैं, और ये चारों के चारों बेटे आपस में एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, यानी एक नई तरह की हिस्ट्री बना रहे हैं। ये सारे के सारे बेटे जो हैं वो तीनों के तीनों एक ही जंग में मारे जाते हैं। और इसके बाद बहादुर शाह का एक बेटा आ जाता है जिसका नाम जहानदर शाह था। जहानदर शाह भी बड़ा कमजोर किस्म का जो है वो हुक्मरान था। जहानदर शाह को उसी का अपना नेफ्यू जो है वो कत्ल कर देता है, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास फारूक सयार। फारूक सयार जो है वो हुकूमत में आ जाता है, जो कि नेफ्यू था किसका, जहानदार शाह का। फारूक सयार का हुकूमत जो है कहाँ तक चलती है, ये थोड़ी सी यहाँ पे स्टेबिलिटी आती है, और फारूक सयार की हुकूमत चलती है 1713 से 1719। ये वही जमाना था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये कहा गया था कि तुम पे हर तरह के टैक्सेस माफ कर दिए जाते हैं। ये वही जमाना था कि जब जो है वो बंगाल के अंदर, जो कि मुगलिया सल्तनत का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ करता था, बंगाल की तरफ इतनी नेग्लिजेंस जो है वो दिखाई जाती है कि बंगाल हाथों से निकल जाता है। और बंगाल के अंदर करते करते नवाब आता है, नवाब सिराजुद्दौला। जो बंगाल पहले कभी मुगलों का था, वहां पे नवाब सिराजुद्दौला यानी कि नवाबों ने दोबारा से कब्जा कर लिया। और नवाबों ने सोचा कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमसे टैक्सेस मांगती क्यों, टैक्सेस हमसे हमें देती क्यों नहीं, यहाँ पे आके तजारत करते हैं, सब कुछ करते हैं। उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा हमें तो फारूक सयार जो है वो उन्होंने मना कर रखा है, हम तो नहीं देंगे। और उसके बाद हमने देखा कि सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडियन कंपनी के दरमियान एक जंग होती है। आपको पता है सिराजुद्दौला की जो जंग होती है, आपने सुना है कभी? सिराजुद्दौला जो है वो नवाब था ये बंगाल का, और ये मारा जाता है 1757 में। एक इंतहाई कामयाब बंदा था,
मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला। ये वो बंदा था कि जिसके बारे में डॉक्टर अब्दुल कलाम अपनी किताब में लिखते हैं, अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि अगर हिंदुस्तान में सबसे पहले किसी ने रॉकेट का ख्वाब देखा था तो वो सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला वो शख्स था जिसने रॉकेट बनाने का ख्वाब देखा था और अपनी स्टेट को सबसे बेहतरीन बनाने का सोचा था। सिराजुद्दौला को जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है हमेशा से काम करती आई थी, डिवाइड एंड रूल, और उन्होंने इसके अपने ही सिपह सलार को साथ मिलाया और इसको शिकस्त दे दी। ये बैटल ऑफ प्लासी हुई थी जिसमें इसको शिकस्त हुई थी और नवाब सिराजुद्दौला को शहीद कर दिया जाता है। मुर्शिदाबाद बंगाल के अंदर जो है वो ये दफन है। और उसी के बाद साल 1764 में होती है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर भी कुछ इसी तरह से जो है वो बैटल है, जो कि अब की दफा हम देखते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के जो है जंगें, इनका सिलसिला शुरू हो जाता है और बैटल ऑफ बक्सर हमारे पास चलते हैं। बहरे कैफ टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारे पास आती चले जाती है। सारी की सारी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के टेन्योर आते हैं, लेकिन अब की दफा मुगलिया सल्तनत का शराजा बिखर चुका है। नवाब सिराजुद्दौला की वॉर जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हुई थी। इसे हम बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। बड़ी शानदार किस्म की जंग थी बैटल ऑफ प्लासी जो है, जिसमें मीर जाफर जो है उसे बेसिकली शिकस्त की वजह बनती है इंग्लिश की तरफ से। हमारे पास जो है वो क्लाइव था। क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव बहुत तेज आदमी था। उसने डिवाइड एंड रूल को जो है वो फॉलो किया था। 500 लोगों को मार दिया था और खुद उनके सिर्फ 27 लोग मारे गए थे। सो जी, ये हमारे पास जो है वो हमारी सारी की सारी हिस्ट्री जो है वो खत्म हुई यहाँ पे। और अब हम कुछ क्वेश्चंस कल रहेंगे हम पाकिस्तान अफेयर्स के, और अब हम 1947 से ऑनवर्ड चलेंगे और इसको खत्म करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे स्टे करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है, अदरवाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और आपसे कल की क्लास में मुलाकात होती है। जी प्लीज स्क्रीन ले लीजिए। ये पहली स्क्रीन है खदीजा। उनके बारे में बड़े माइनर से क्वेश्चन हैं, उन्हें कल देखेंगे। सर लोड शेडिंग की वजह से लेक्चर नहीं ले सकी थी, तो प्लीज क्या ये अपलोड हो सकते हैं यूट्यूब पे? हम लोग कभी भी रिकॉर्डिंग्स कोई भी कमिट नहीं करते हैं। जो लेक्चर्स रिकॉर्डेड होते हैं वो बिल्कुल ही अलहदा होते हैं। मेरी बैक टू बैक क्लासेस होती हैं तो मैंने ग्रुप में रिक्वेस्ट उनसे करता हूँ आपके सामने ही। तो वो अगर अपडेट कर देते हैं तो ये उनकी बड़ी नवाजिश है। तो आई कैन नॉट गारंटी इट कि इट विल बी अपलोडेड ऑन द यूट्यूब और नॉट। तो हमारे कभी भी सारे लेक्चर्स ना तो यूट्यूब पे अपलोड होते हैं और ना ही होंगे और ना ही हो सकते हैं और ना ही होने चाहिए। तो आपको अलबत्ता रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा ऑल्टरनेट देख लीजिए कि अगर लाइव क्लासेस होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वरना कभी जो है वो अगर कोई मिस हो जाता है तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर से पता किया जा सकता है जिनकी कोई पिछली क्लासेस हैं, वो तो ऑब्वियसली वो ले सकते हैं कि 2-3 क्लासेस हैं वो तो उन्हें मिल जाएंगे। लेकिन ये जो है वो प्लीज इसको देख लीजिएगा। रिकॉर्डेड के अलावा ना अगर आप लाइव क्लास में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रिकॉर्डिंग्स फिर बंदा रिकॉर्डिंग्स पे ही रहता है। ये थर्ड है, ये सेकंड थी खदीजा, ये हमारे पास थर्ड है, ये हमारे पास फोर्थ है, और यही पे कहानी खत्म होती है। जी थैंक यू सो मच एवरीवन। खतीजा साहब सेकंड स्क्रीन हो गई। चलें, चलें, ग्रेट जी, ग्रेट। थैंक यू जी, खुदा हाफिज।